हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम 7th क्लास का एक वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर हम पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पीछे, म्यूजिक वगैरह। आज जो हमारा टॉपिक है वो डांस का है, ठीक है। तो डांस कैसे फला फूला और डांस में जो जो चीज़ें विकसित हुई थी, जिस जिस तरह का डांस विकसित हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर। डेवलपमेंट माने होता है विकास, रीजनल मतलब जो अपने लगते हुए हैं कल्चर, यानी हमारा जो कल्चर है या हमारे जो कल्चर का डेवलपमेंट है आल्सो इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ रीजनल डांस फॉर्म्स, जिसमें अलग अलग तरह के रीजनल मतलब होता है एक क्षेत्र, ठीक है। जैसे मान लो हरियाणा एक क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, केरला एक क्षेत्र हो गया, ऐसे ये क्षेत्र होते हैं। तो वहां पे हर जगह का रीजनल एक डांस होता है। ईच रीजन ऑफ इंडिया स्लोली इवोल्व्ड इट्स ओन डांस फॉर्म्स, ठीक है। अभी बोल रहा है भारत के हर रीजन में अपना अपना अलग ही तरह का एक डांस विकसित हो रहा था। मोस्ट क्लासिक डांसेस बिगिन इन टेम्पल्स वेयर दे वर परफॉर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ डिवोशन, ठीक है। ये बोल रहे हैं ज्यादातर जो डांस है ना उनका परफॉर्मेंस, ज्यादातर जो डांस है उनका परफॉर्मेंस कहाँ पे हो रहा था? मंदिरों में हो रहा था। तो बड़ी ही एक मिनट, मंदिरों में हो रहा था। ए हेरिटेज ऑफ फोल्क डांस आल्सो इवोल्व। फिर बोल रहे हैं हेरिटेज, हेरिटेज होता है विरासती, ठीक है। हेरिटेज ऑफ फोल्क डांस आल्सो इवोल्व, जिसमें मतलब अपने को जो विरासत में मिले हुए डांस थे वो भी इसमें मिले हैं, ठीक है। दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड इवन टुडे। ये डांसेस भी परफॉर्म किए गए हैं आज के दिन भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बिहू इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ असम वाइल तपानी इज द फोल्क डांस ऑफ गुजरात। समझ गए? बिहू जैसे है वो कहाँ का डांस है? असम का। और ऐसे ही तिपानी जो है वो कहाँ का है? गुजरात का डांस। द ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म एज भरतनाट्यम। और अगर सबसे पुराने भारतीय क्लासिक डांस की बात की जाए तो वो साउथ इंडिया का भरतनाट्यम है। इट इन्वॉल्व ए साउथ इंडियन स्पेशली इन तमिलनाडु। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया जाता है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ दिस डांस वर परफॉर्म्ड बाय द देवदासाज, ठीक है। तो देवदासाज इसको स्टार्टिंग में करते थे। देवदासाज कौन होते थे? टेम्पल डांसर, यानी मंदिर में जो नृत्य करते थे या डांस करते थे उनके बारे में ये है। इन हिंदू टेम्पल, जो हिंदू धर्म के मंदिर थे। द चोलाज रूलर, चोलाज रूलर कहाँ थे? नीचे के एरिया में। भारत का अगर नीचे का एरिया की बात की जाए तो इस एरिया में चोलाज थे। पेट्रोनाइज दिस डांस, वो इस डांस के क्या थे? भगत थे, या मान लो उनको अच्छा लगता था। मैनी स्कल्पचर ऑफ द पीरियड शो भरतनाट्यम डांसर्स। काफी स्कल्पचर, ठीक है, ऑफ दिस पीरियड शो, वो दिखाते हैं भरतनाट्यम डांसर इन वेरियस पोजेज। तो अगर आप काफी मूर्तियां देखो तो उसमें अलग अलग पोजीशन मिलेगी। एक गोल मूर्तियां आती हैं, ठीक है, जो डांस करते हुए भरतनाट्यम के अलग अलग पोजीशंस में मिलती हैं। दिस डांस बिगेन टू बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द टेम्पल फॉर द पब्लिक ऑन स्टेज ओनली ऑन 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी में स्टेज के ऊपर किए जाते थे भरतनाट्यम डांस, ठीक है। इसके बाद कथक। कथक इज ए क्लासिक डांस ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ये उत्तर भारत का एक डांस है, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सा एरिया आ जाता है? पंजाब, हरियाणा, एमपी, ठीक है, और बिहार, ये वाला एरिया जो है यूपी, ये सारा एरिया उत्तर भारत का है। इट ट्रैक्स इट्स ओरिजिन टू कथकरस और स्टोरी टेलर्स। इसमें कहानी सुनाने वाले डांस के माध्यम से एक कहानी भी सुनाते हैं और एक डांस भी करते हैं। कथक हु वर अटैच टू टेम्पल्स, जो मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है। द डांस फॉर्म टेल अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक की सहायता से एक कहानी सुनाते हैं और डांस भी करते रहे। स्टेप एंड एक्सप्रेशंस, जिसमें ये अपने एक्सप्रेशंस दर्शाते हैं। इनिशियली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स, इट वॉज लेटर इंट्रोड्यूस इन मुगल कोर्ट्स। और बाद में ये ऐसा मुगल कोर्ट्स में, यानी मुगल दरबार में ऐसा होने लग गया। मतलब यही डांस मुगल दरबार में होने लगे। द कॉस्ट्यूम्स शो अ डीप मुगल इन्फ्लुएंस। कॉस्ट्यूम्स बाद में मुगलों से प्रभावित हो गए। कॉस्ट्यूम मतलब जो ड्रेस जो पहनी जाती थी वो बाद में मुगल विरासतों से प्रभावित हो गई थी। देर आर 3 स्कूल्स ऑफ गरनाज ऑफ कथक। और ये बोल रहे हैं कि इनके 3 स्कूल थे जहाँ पे कथक किए जाते थे। द जयपुर, द बनारस एंड द लखनऊ घराना, ठीक है। ये 3 घराने बताते हैं जहाँ पे क्या किया जाता था? कथक किया जाता था। जयपुर, बनारस और लखनऊ, ठीक है। ये दिखा रखा है द डांसर ऑफ परफॉर्मिंग कथक, कथक करते हुए एक डांसर। द इलोबरेट क्लासिक आर्ट ऑफ कथकली कैन बी ट्रैक्ड
टू केरला ड्यूरिंग द लेट मेडिवियल पीरियड। अगर लेट मेडिवियल पीरियड में जाओ, मेडिवियल पीरियड कौन सा होता है? देखो 3 पीरियड होते हैं। एक तो एंशियंट जिसे हम प्राचीन बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन बोलते हैं, एंशियंट प्राचीन भारत। फिर एक आता है मिडल यानी मध्य, उसको मेडिवियल बोलते हैं, ठीक है, और एक आधुनिक आ गया यानी मॉडर्न, ठीक है। तो ये 3 तरह में हमने डिवाइड किया हुआ है इंडिया की हिस्ट्री को और सारी चीज़ों को, जिसके सहायता से हम समझते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा शोइंग द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर फ्लैश हुड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो कहानी सुनाई जाती है वो सत्य की कहानी सुनाई जाती है और डांस ड्रामा के साथ, ठीक है। देखो ये डांस परफॉर्मिंग कथकली का डांस परफॉर्म कर रहे हैं कहानियों के साथ। ऑफ स्ट्राइकिंग कॉस्ट्यूम्स एंड एलोबरेट मेकअप इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कथकली। अगर कथकली को देखोगे तो इसका डिजाइन और जो भी मतलब इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत जबरदस्त है, सब सारी चीजें मतलब आदमी को अट्रैक्टिव करती हैं, ठीक है। फिर मैनीपुरी इज ए एलिगेंट एंड ग्रेसफुल डांस, ये भी जबरदस्त डांस है। फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट देखो जैसे मान लो ये भारत है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस साइड में हो गया ईस्ट, इस साइड में हो गया वेस्ट, इस साइड में हो गया नॉर्थ और इस साइड में साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे नेपाल लगता है, चाइना लगता है ऊपर का, तो चाइना से नीचे का जो अपना एरिया आ गया वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। तो ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट एरिया का ये एक मतलब राज्य है मणिपुर, वहाँ से ये डांस निकला मणिपुरी। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रास लीला परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान कृष्णा ने जो रास लीला रची थी, ठीक है, उसके बारे में यह है। हिज बिलव्ड राधा एंड द गोपीज, जिसमें राधा और गोपियों के प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। देखो लॉर्ड कौन है? लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण थे, जो भगवान कृष्ण थे ना उनका प्रेम था गोपियों के साथ, ठीक है। तो उस कहानी को इसमें दर्शाया गया है। मोहिनाट्टम comes from Kerala and blends the influence of Bharatanatyam and Kathakali. It is based on the theme of love and devotion to God. Lord Vishnu or Lord Krishna is usually the hero. ठीक है, लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु और लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्णा है वो इसमें हीरो के रूप में दिखाए गए हैं। ऐसे ही ओडिशाई इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ओडिशा, ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ये भी भगवान कृष्ण के बारे में बताता है। कुचिपुड़ी इज ए डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का है और इसमें मैथोलॉजी बताई गई है, यानी कहानियां बताई गई हैं हिंदू एपिक थ्रू डांस ड्रामास, यानी डांस और ड्रामा करके हिंदू ग्रंथों की कहानियां इसमें बताई गई। तो ये था डांस का। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे समय के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है, तो मुगलों से प्रभावित होकर डांस चेंज हो गए थे, हमने ये देखा। फिर पेंटिंग्स जो हम करते हैं, तो पेंटिंग्स में भी जैसे जैसे समय बदलता जाता है पेंटिंग्स बदलती जाती हैं। पहले हाथ से करते थे, अभी डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनसे आप घर पे बैठे कंप्यूटर के ऊपर अच्छी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। तो ऐसे ही पेंटिंग का भी सिस्टम चेंज होता जाता है। द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग इन इंडिया वाज कंटिन्यू इन द मेडिवियल पीरियड, ये भी मध्यकालीन युग में क्या है, ग्लोरियस समय था भारतीय चित्रकारी का। ठीक है, यानी भारत में जो फोटो या डिजाइन की पेंटिंग की जाती थी वो मध्यकालीन जो युग था, यानी बीच का जो समय था उसमें अच्छी विकसित हुई थी। द अजंता मोन्यूमेंट्स इन महाराष्ट्र, अजंता की आपने जो अजंता की गुफाएं देखी होंगी वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, उसमें जबरदस्त चित्रकारिता करी गई है। बृहदेश्वरा, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। बृहदेश्वरा टेम्पल बूस्ट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, यहाँ पे भी बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। देयर वर ए ट्रेडिशन ऑफ इलिस्ट्रेटेड पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें क्या था, जो पत्ते थे ना उसके ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी और उसी के हिसाब से बताया गया था कि भाई कैसे जो है चित्रकारिता की जाती है। इन द 13th and 14th सेंचुरीज, ये 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अ ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द period was that of miniature paintings, as the name of suggestions miniatures are small paintings। तो miniature paintings का ट्रेडिशन कब चालू हो गया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैनिएचर पेंटिंग्स के समय में दिखा रखा है, और ये छोटी पेंटिंग्स को कहा जाता था। मोस्टली डन इन कलर ऑन क्लॉथ और पेपर, या कपड़े और किसी पेपर पे डिजाइन बना करके इनको प्रदर्शित किया जाता था। मिनिएचर पेंटिंग फ्लोरिस्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मुगल रूलर्स, ये मुगल शासकों के समय की बात है। थीम्स सच एज कोर्ट सीन्स बैटल्स एंड सेरेमनीज,
ठीक है, और इन सभी जगहों पे इनका प्रदर्शन किया जाता था, कोर्ट में, युद्ध में, सेरेमनीज में, विच वर क्लोजली लिंक्ड टू रॉयल लाइफ, जो शाही जीवन को दर्शाता था। वर इंट्रोड्यूस हुमायूं कमीशन टू पर्शियन मास्टर, जिसमें हुमायूं ने 2 पर्शियन मास्टर्स को भी रखा था, मीर सैयद अली और अब्बास सहमद, टू इलिस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर हिम, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को उनके लिए इलिस्ट्रेट किया था। ठीक है, हुमायूं बोट द 2 पेंटर्स फ्रॉम पर्शिया विद हिम, हुमायूं 2 पेंटर अपने साथ लाया था पर्शिया से। दे फाउंडेड द इंपीरियल मुगल स्टूडियो, उन्होंने एक स्टूडियो बनाया था, इंपीरियल मुगल स्टूडियो, द फर्स्ट स्कूल ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग, जो पहला स्कूल था मुगलों की पेंटिंग का, यानी छोटी पेंटिंग्स का। अकबर वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, अकबर भी अच्छा खासा क्या था, ग्रेट पैटर्न था, मतलब आर्ट का, कला का ज़्यादा चाहने वाला था। इन हिज कोर्ट द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल फ्यूज टू क्रिएट अ रिच कंपोजिट स्टाइल, उसने भी भारत और मतलब पर्शिया के मिले जुले डिज़ाइन को यहाँ पे शो करने की कोशिश की। अ ग्रेट नंबर ऑफ आर्टिस्ट बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज वर ए पार्ट ऑफ अकबर रॉयल स्टूडियो, अकबर के स्टूडियो में मतलब जो महान चित्रकार थे उनको अच्छा सम्मान दिया जाता था। तस्वीर खाना उसे कहा जाता था। द सब्जेक्ट इंक्लूड द डेली इवेंट इन द कोर्ट, portraits of leading personalities and important events such as hunting, seizing of a forest trees and crossing of a river. Indian colors like peacock, blue and red and Indian themes were introduced. ये सारी चीज़ों का उसमें दर्शाया जाता था, भारतीय कलर उसमें दिखाए जाते थे, नदियों को पार करते हुए, सीजिंग करते हुए, जंगलों में घूमते हुए, शिकार करते हुए, ये सारी चीज़ें उसमें चित्रों में दिखाई जाती थी। द राउंडेड 3 डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ इंडियन पेंटिंग स्लोली रिप्लेस द फ्लैट इफेक्टेड ऑफ द पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। अब जो 3 डायमेंशनल पिक्चरें जो बनाई जाती थी ना, वो धीरे धीरे चेंज होके पर्शियन की फ्लैट पिक्चर्स में आ गया। देखो भारतीय जो बनाते थे वो 3 डायमेंशनल बनाते थे, मतलब ऐसा लगता था कि एक आदमी 3 डायमेंशन, आपने देखा होगा 3D की मूवीज आप देखते होगे तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मूवी के अंदर बैठ के देख रहे हैं। तो इस तरह की पिक्चर्स बनाते थे और उसके बाद पर्शियन लोगों ने फ्लैट पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी। सम इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड कैन बी फाउंडेड इन द वर्क लाइक राजमनामा एंड पर्शियन ट्रांसलेटर ऑफ द महाभारता एंड द अकबरनामा। दसवंत एंड मंसूर वर इंपॉर्टेंट पेंटर ऑफ द टाइम, ये उस समय के इंपॉर्टेंट पेंटर थे, ये आपको याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव और शोइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक वाज ए रिजल्ट ऑफ यूरोपियन influence. Another feature was the use of light and shaded, particularly in hunting scenes. The depiction of winged angle and floating cloud also bore the mark of distinct European influences. तो ये बता रखा है भाई कहाँ से फिर यूरोपियन से इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए, तो फिर चेंज होने लगी। मुगल पेंटिंग रिच इट्स पीक अंडर द जहांगीर के समय में मुगल्स की पेंटिंग काफ़ी पीक पर थी, मतलब अच्छा उनका विकास हो रहा था। पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग ऑफ एनिमल्स बिकम मोर पॉपुलर, यानी पोर्ट्रेट टाइप की पेंटिंग जानवरों की काफ़ी पॉपुलर थी। अ न्यू फीचर्स ऑफ लार्ज मार्जिन डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल मोटिव्स एंड फ्लावर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, बाद में उसके किनारे बनाए जाने लगे, ठीक है, मार्जिन रखा जाने लगा, तो मतलब उसको और थोड़ा डिजाइन से चीज़ों को जचाया जाने लगा। शाहजहां वाज कीन ऑन इंट्रोड्यूस लेविशनेस इन आर्ट विद गोल्ड एंड रिच पिगमेंट, सोने और मतलब महंगी महंगी चीज़ों से उनको जड़ करके और सुंदर बनाया जाने लगा। फिर भी रॉयल पैट्रोनेज डिक्लाइन ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, फिर भी औरंगजेब के समय में इस चीज़ का क्या होने लग गया, पतन होने लग गया, ठीक है। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, सम ऑफ द रीजनल किंगडम इन्वॉल्व एज ए ग्रेट सेंटर ऑफ पेंटिंग, तो कुछ रीजनल जो मतलब राजा थे उन्होंने अपने खुद की पेंटिंग का विस्तार शुरू कर दिया या अपने एरिया में पेंटिंग के स्कूल खोलने लगे। द राजस्थानी स्कूल फ्लोरिस्ड इन द प्री सल्तनत पीरियड, राजस्थानी स्कूल जो है वो कब फूल गया था, सल्तनत काल से पहले। इट वाज रिवाइव्ड इन द डिफरेंट राजपूत किंगडम्स, जिसे मान लो अलग अलग राजाओं ने या राजपूत राजाओं ने जीवित किया। नेचर वाज द मेन थीम ऑफ पेंटिंग्स विद 3 फॉर्म्स, सिंगिंग बर्ड्स, foliage and rivers being common subject. A distinctive aspect of the miniature painting of the school was the intensity of colors such as deep blue, emerald green and strikes of gold. अब देखो इनकी जो ये जो क्या थी मिनिएचर पेंटिंग, यानी ये जो छोटी पेंटिंग थी राजस्थानी स्कूल की, इसमें जो बढ़िया चीज़ थी ना देखने की या समझने की, वो ज़बरदस्त क्या थी, कलर का कॉम्बिनेशन, जिसमें डीप ब्लू, ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन और स्ट्राइक ऑफ गोल्ड का यूज़ किया जाता। देयर वर 3 मेन सेंटर्स ऑफ आर्ट, और आर्ट के मुख्य 3 जगहें थी, एक तो मेवाड़,
एक बूंदी और एक किशनगढ़। वाइल द फर्स्ट टू वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द मुगल स्कूल, पहली दो मेवाड़ और बूंदी तो किससे थी, मुगलों से प्रभावित थी। एंड द थर्ड डील्ट विद द थीम ऑफ लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, और तीसरी जो थी वो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में ही ज्यादा दर्शाती थी। द मुरल इज द चित्रशाला पिक्चर गैलरी इन द बूंदी पैलेस राजस्थान, ये राजस्थान के बूंदी प्लेस की कोई मुराल की चित्रशाला दिखा रखी है, ठीक है, जिसमें एक कबूतर को पकड़े हुए कोई रानी दिखा रखी है जो मुगलों के समय की ड्रेस को शो करती है। फिर बंगाल के ऊपर एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या होती है, देखो कोई सिचुएशन हमें बताई जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, फिर उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप बताइए। अगर आप वहाँ के मुखिया होते या आप उस कहानी के रचनाकार होते तो आप उस कहानी के बारे में क्या बोलते या कैसे उसको समझते उसके बारे में बताइए। तो बंगाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बंगाल हैज़ हैड अ रिच एंड डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज। अब बंगाल है ना जो बहुत समृद्ध था किसी समय में, ठीक है, जब भारत गुलाम हो गया था ना, बंगाल सबसे लास्ट में हुआ था। दक्षिण का क्षेत्र था ना वो भी गुलाम हो गया था, लेकिन बंगाल रहता था। फॉर सेंचुरी इट वॉज ए मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर सिंस द मौर्य इरा। मौर्यों के समय से ही बंगाल क्या बोलते हैं, समृद्ध था किसमें, आर्ट और लिटरेचर में। आर्ट क्या हो गया, कला यानी चित्रकारी वगैरह, और लिटरेचर मतलब किताबें या ग्रंथ लिखने में। द बंगाली लैंग्वेज हैज इवोल्व ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत ऑन लोकल डायलेक्ट्स। संस्कृत जो है वो लोकल मतलब डायलेक्ट्स जो थे, डायलेक्ट्स हो गए मतलब श्लोक हो गए या लोकल किताबें के बारे में जो बोलियों के बारे में जो भी लिखा जाता था उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गुजराती बोली जाती है। बंगाली वाज ए रीजनल किंगडम अंडर द पाल्स इन द प्री सल्तनत एरिया। अंडर द मुगल बंगाल वाज ए रिच एंड प्रोस्परस सूबा। अब सूबे होते थे मतलब जगहों के जो राजा होते थे उस क्षेत्र को सूबा कहा जाता था। तो मुगलों के समय में बंगाल जो है वो समृद्ध सूबा था। लैंग्वेज लाइक पर्शिया एंड अरेबिक आल्सो हैड ए इम्पैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ बंगालीज। तो अरब के समय में भी बंगालियों का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। अर्ली बंगाली लिटरेचर मोस्टली कंप्रोमाइज ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत वर्क्स। फोल्क लिटरेचर आल्सो इवोल्व्ड इन ए ओरल ट्रेडिशन comprising fairy tales, folk tales and ballads. The advent of Bhakti movement was a new phase in the डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर भक्ति जब आंदोलन, भक्ति आंदोलन ही बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे संत जो लोग थे वो विकसित होने लग गए थे। तो उस समय में जो भी चीज़ें बनी थी उसके बारे में ये बता रखा है। डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लिटरेचर वर्क वर कंपोज्ड अबाउट द भक्ति संत चैतन्य एंड इट्स टाइम, यानी चैतन्य के समय में ही भक्ति आंदोलन और भक्ति से संबंधित लिटरेचर की विकास होना शुरू हो गया था। दिस वर्क प्रोवाइड अ वैल्यूएबल पिक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ दोज टाइम्स। उस समय की बहुत ही वैल्यूएबल स्थिति को यह दर्शाता है। द भक्ति मूवमेंट स्ट्रेंथनिंग द पोजिशन ऑफ द वर्नाकुलर डायलेक्ट्स इंस्टेड ऑफ संस्कृत चैतन्य सॉन्ग एंड कंपोजिशन आर स्टिल परफॉर्म्ड इन बंगाल। तो ये बंगाल में बता रखा है कि वर्नाकुलर डायलेक्ट्स के बारे में बताता है संस्कृत की वजह। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, तो सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में ये बता रहा है। वाज ए नोटेड पैट्रन ऑफ बंगाली लिटरेचर। वो बंगाली लिटरेचर का अच्छा क्या था, भगत था, या मतलब उसको अच्छी लगती थी। और सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह कब से कब तक रहा ये दे रखा है, 1493 से 1519 तक। द महाभारत एंड द रामायण वर ट्रांसलेट इनटू बंगाली ड्यूरिंग द रीजन। इसी समय में महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट किया गया। ए नंबर ऑफ मुस्लिम राइटर आल्सो राइट ए सिग्निफिकेंट वर्क एट दैट टाइम। फिर दौलत काजी wrote popular poems like Lor Chandarni, which he was unable to complete before his death. He was completed by Alol, जो अलोल ने पूर्ण की थी। Who is also credited with the Bengali translation of Malik Mohammad Jayasi पद्मावत। ठीक है, तो ये बता रखा उस टाइम पे किसने, बंगालियों ने क्या क्या काम किया था और उनके समय में क्या क्या हुआ था। तो ये बंगाली केस स्टडी आप स्टडी कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है, देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। लेकिन अगर 6th के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ठीक है, एक बार थोड़ी मोटी मोटी आप नज़र इसमें से मार लेना। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ये समरी पढ़ के आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। ग्लोसरी आप याद कर लीजिएगा, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आई बटन को टैप करके पहले वाले आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।